मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने गुहिल से लगा करके जेतर सिंह तक का जो शासनकाल था वो कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट प्रतापी शासक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था रावल रतन सिंह। क्या नाम था? रावल रतन सिंह। देखो, रतन सिंह के समय एक इंपॉर्टेंट घटना हुई। वो क्या थी? दिल्ली की गद्दी के ऊपर अब बैठे थे खिलजी, और वर्तमान में रतन सिंह के समय के अंदर दिल्ली की गद्दी पर जो सुल्तान बैठा था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के ऊपर अटैक करेगा। 1303 पर मेवाड़ पर अटैक करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी 1301 के अंदर जो रणथंबोर है उसको जीत चुका था, और रणथंबोर के अंदर 1301 के अंदर ऑलरेडी पूरे राजस्थान का जो पहला नोटेड साका है वो हो चुका था। तो रतन सिंह के समय इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई वो हम समझेंगे। तो देखो, रतन सिंह के समय राजधानी जो है वो कौन सी थी? चित्तौड़ ही थी। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि जेतर सिंह के समय राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई थी? चित्तौड़। तो लगभग 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो होता है मेवाड़ के ऊपर अटैक कर देता है। अब आक्रमण के क्या कारण थे? तो आक्रमण के बहुत सारे कारण थे। फॉर एग्जाम्पल, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी की तो पूरी इच्छा ही ये थी विश्व विजय करने की, तो वो अपने साम्राज्य के अंदर विस्तार करना चाहता था। दूसरा, चित्तौड़ का सामरिक महत्व है। चित्तौड़ की लोकेशन ऐसी थी कि आपको गुजरात अभियान करना हो, आपको दक्षिण के अभियान करने हो, तो पहले आपको मेवाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो चित्तौड़ जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली या फिर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित था। तीसरा था चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। चौथा था मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। और पांचवा जो प्रमुख कारण था वो था प्रतिष्ठा का प्रश्न। प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों? क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात का अपना अभियान कर रहा था उस समय रतन सिंह के जो पिता थे जिनका नाम था समर सिंह जी, समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से मार्ग कर वसूल लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी इस चीज से भी चिढ़ा हुआ था, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। और सबसे लास्ट वाला जो कारण है वो है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी कौन थी? तो रानी पद्मिनी सिंगलदीप जो है वहां की राजकुमारी थी, और मेवाड़ के जो उस समय तत्कालीन शासक रतन सिंह की पत्नी थी, और कहते हैं यह बहुत सुंदर थी। तो रतन सिंह का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था राघव चेतन। इन्हीं कारणों से उस राघव चेतन की जो है वो मेवाड़ के शासक से जो है वो थोड़ी अनबन हो जाती है, और वो प्रतिशोध लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाकर रानी पद्मिनी की सुंदरता की तारीफ करता है, और इतिहासकार ये मानते हैं कि रानी पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो मेवाड़ पर अटैक किया था। तो फाइनली बात यह है कि बहुत सारे कारण थे जिसमें साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, सामरिक महत्व, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, सुल्तान की प्रतिष्ठा का सवाल और रानी पद्मिनी, इन सब कारणों की वजह से लगभग 1303 ईस्वी में दिल्ली का जो तत्कालीन सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के ऊपर अटैक किया, और उस समय चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ। 1303 में क्या हुआ? चित्तौड़ का प्रथम साका। साका में दो चीजें होती है। एक तो होता है जौहर, जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें महिलाएं जलते हुए कुंड में अपने प्राणों को जो है वो त्याग देती है। और दूसरा होता है केसरिया। केसरिया बेसिकली क्या होता है कि जो पुरुष के द्वारा किया जाता है, और इसमें पुरुष अपने सर के ऊपर केसरिया कलर का साफा बांध पे युद्ध भूमि में तब तक लड़ता है जब तक वो वीर गति को प्राप्त ना हो जाए। तो 1303 ईस्वी में साका किया गया, जिसमें जौहर जो है वो रानी पद्मिनी ने किया। रानी पद्मिनी ने लगभग 1600 अन्य महिलाओं के साथ जलते हुए अगली कुंड में जो है वो खुद को समाहित करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। जबकि जो केसरिया है वो रावल रतन सिंह के द्वारा किया गया, जो कि मेवाड़ के शासक थे, और रतन सिंह के जो प्रमुख सेनापति थे वो थे गोरा व बादल। तो साके की वजह से क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो मेवाड़ के ऊपर अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का लगभग 25 अगस्त 1303 ईस्वी का मेवाड़ पर अधिकार हो गया। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 30,000 जो निर्दोष नागरिक थे उनका नरसंहार करवाया, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जो है वो अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया, और खिज्र खां के नाम पे ही चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया? खिजराबाद। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अन्य अभियानों की ओर जो है वो निकल गया। खिज्र खां जब यहाँ पे चित्तौड़ में रुका तो उसने चित्तौड़ के किले के पास जो एक नदी बहती है जिसका नाम है गंभीरी नदी, उसके ऊपर एक पुल का निर्माण करवाया, और यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण करवाया। यहाँ पर क्या करवाया? एक मकबरे का निर्माण करवाया। ये जो खिज्र खां के द्वारा बनाया गया मकबरा है, यहाँ पर 1310 ईस्वी का हमें एक फारसी अभिलेख मिलता है। इस फारसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर एवं ईश्वर की छाया
तथा संसार का रक्षक कहा गया है। संसार का क्या कहा गया है? रक्षक कहा गया है। कुछ समय के बाद खिज्र खां चित्तौड़ जो है वो मालदेव सोनगरा को सौंप देता है। मालदेव सोनगरा कौन था? तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1308 के अंदर एक अभियान करता है जिसका नाम है जालोर अभियान। क्या नाम है? जालोर अभियान। ये अपना राजस्थान का मैप हो गया। रणथंभौर को 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। चित्तौड़ को 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। उसके बाद में लगभग 1308 के अंदर जो है वो जालोर के ऊपर अटैक करता है। जालोर के ऊपर जब वो अटैक करता है तब वहां का शासक होता है कान्हड़देव सोनगरा। इस कान्हड़देव सोनगरा का एक भाई था जिसका नाम था मालदेव सोनगरा। तो जब 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जालोर को जीत लेता है तो कान्हड़देव सोनगरा का जो भाई था मालदेव सोनगरा वो सुल्तान की शरण के अंदर चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की शरण के अंदर चला जाता है। अब वापस हम चित्तौड़ पर आते हैं। तो चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप देता है और खिज्र खां लगभग 1310 ईस्वी में ये जो मालदेव सोनगरा था जो कि जालोर के शासक कान्हड़देव सोनगरा का भाई था, इसको जालोर का किला सौंपकर जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो कहानी क्या है कि चित्तौड़ के ऊपर इतने समय तक गुहिल वंश का शासन था। अब चित्तौड़ के ऊपर किसका अधिकार हो गया? खिलजियों का अधिकार हो गया। कुछ समय के लिए खिलजियों का अधिकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में या थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि एक राणा आएंगे, राणा हम्मीर, जो कि गुहिल वंश के ही थे। राणा हम्मीर आके पुनः खिलजियों से पुनः खिलजियों से जो है वो चित्तौड़ को कब्जा करके किसके अधीन अधीन कर देंगे? वापस से गुहिल वंश के अधीन जो है वो खुद को कर देंगे, चित्तौड़ के किले को। अब ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के ऊपर अटैक का। तो इससे रिलेटेड कुछ 2-4 फैक्ट्स है जो हमें पता होना चाहिए। पहला तो इसका एक दरबारी विद्वान था अलाउद्दीन खिलजी का जिसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? खजाइन उल फुतूह है। ये जो खजाइन उल फुतूह है इसे तारीख अलाई भी कहा जाता है। इस तारीख अलाई में ये जो साका था या फिर जो मेवाड़ के ऊपर अटैक था इसका आंखों देखा वर्णन किया गया है। तो कोई आपसे पूछ ले कि कौन सी पुस्तक के अंदर या अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक है जिसमें हमें चित्तौड़ अभियान की जानकारी मिलती है, तो वो थी खजाइनुल फुतूह है। क्या नाम है उसका? खजाइनुल फुतूह है। इसे क्या कहा जाता है? इसे तारीख अलाई भी कहा जाता है। इसके अलावा 1540 ईस्वी के आसपास एक इतिहासकार थे जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी। इस मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा के अंदर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पद्मावत। क्या नाम था? पद्मावत। इस पद्मावत के अंदर भी हमें यह जो कारण था अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी के लिए चित्तौड़ पर अटैक करने वाला, इसके बारे में जो पता चलता है और ये पूरी कहानी की कैसे जो रतन सिंह का सेनापति था गंधर्व सेन, उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता की, अलाउद्दीन खिलजी को तारीफ की और ये जो अटैक हुआ ये पूरी हमें जानकारी मिलती है। हालांकि एक इतिहासकार हुए हैं राजस्थान के जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम है? सूर्यमल मिश्रण। ये जो सूर्यमल मिश्रण है ये इस कहानी को मानने से मना कर देते हैं कि नहीं, खाली रानी पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक नहीं किया था, और भी कई कारण थे। तो अभी इस क्लास के अंदर हमने रतन सिंह के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि रतन सिंह के समय मेवाड़ के अंदर पहला साका हुआ। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करके चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करके अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा। खिज्र खां को सौंपा और उसका नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो खिज्र खां था उसने मेवाड़ के अंदर एक पुल का निर्माण करवाया गंभीरी नदी के ऊपर। यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण करवाया जहाँ पर 1310 ईस्वी का फारसी अभिलेख है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया एवं संसार का रक्षक कहा गया है। फिर हमने पढ़ा कि खिज्र खां मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का किला सौंप जाता है। अब हम इसके आगे की कहानी समझेंगे कि कैसे रतन सिंह से जो चित्तौड़ है वापस उसको गुहिल वंश जो है वो कब्जा करेगा। तो हुआ क्या कि मालदेव सोनगरा के बाद में उसका जो बेटा था बनवीर सोनगरा वो चित्तौड़ का प्रशासक बना हुआ था। हमीर जो है यह पुनः चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लेगा और गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का स्थापना करेगा। सिसोदिया शाखा में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमीर जो है ये सिसोदा गांव का था, तो फिर इन्होंने जो है अपने नाम के पीछे सिसोदिया लगाना चालू कर दिया या फिर सिसोदिया शाखा की स्थापना कर दी। अब हम समझते हैं हमीर जो है ये राजसमंद का सामंत था। राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है सिसोदा, उसका सामंत था। हमीर के शासनकाल से जो है वो गुहिल की
गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना होती है। और हमीर से जितने भी पहले शासक थे वो रावल उपाधि का प्रयोग करते थे, जबकि हमीर ने जो है वो राणा उपाधि का प्रयोग किया। तो हमीर के बाद में जितने भी शासक आएंगे वो सब राणा उपाधि का प्रयोग करेंगे, है ना। राणा लाखा, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा मोकल। तो 1326 ईस्वी में हमीर जो है वो मालदेव सोनगरा का जो पुत्र था जिसका नाम था बनवीर सोनगरा, उसको हरा करके चित्तौड़ के ऊपर वापस अधिकार कर लेता है। अच्छा, जैसे ही हमीर चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करता है तो उस समय यहाँ पर दिल्ली के ऊपर खिलजी वंश के बाद कौन आ चुके थे? तुगलक। कौन आ चुके थे? तुगलक। तो तुगलक का एक शासक था जिसका नाम था एमबीटी, वो रूल कर रहा था। तो जैसे ही हमीर चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है तो मोहम्मद बिन तुगलक वापस चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करता है। लेकिन हमीर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली बांसवाड़ा के अंदर एक जगह है, सिंगोली के युद्ध के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक को हरा देता है। तो हमीर के बारे में जो 3-4 बड़ी-बड़ी बातें हमें याद रखनी है वो कौन सी है कि हमीर ने जो है वो पुनः चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया। इसने बनवीर सोनगरा को हराया और बनवीर सोनगरा को हरा करके चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया और यहीं से गोहिल वंश की राणा शाखा की स्थापना हुई। अगली जो इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये है कि हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध के अंदर हराया था। किसके अंदर हराया था? सिंगोली के युद्ध के अंदर। देखो, हमीर का जो ये वापस चित्तौड़ के ऊपर कब्जा करना था ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पुनः मेवाड़ के ऊपर किसकी स्थापना हो गई? गोहिल वंश की स्थापना हो गई। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो कर्नल टोड है, कर्नल टोड ने इसे प्रबल हिंदू कहा है। जबकि कुंभलगढ़ का किला जो है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। वहां पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहते हैं। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। एवं एक पुस्तक है जिसका नाम है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? वीर राजा। इसके अलावा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। तो ये 4 बातें आपको पता होना चाहिए। प्रबल हिंदू किसे कहा जाता है? हमीर को। किसने कहा? जेम्स टोड ने। विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? हमीर को। किसमें कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति ने। वीर राजा की उपाधि किसे दी गई है? तो वीर राजा की उपाधि दी गई है हमीर को। कौन सी पुस्तक में दी गई है? रसिक प्रिया में। इसके अलावा मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक भी हमीर को ही कहा जाता है। इसके अलावा हमीर ने जो है चित्तौड़ के अंदर बरवड़ी माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया। बरवड़ी माता जो है यह गुहिलों की इष्ट देवी है। गुहिलों की क्या है? इष्ट देवी है। जबकि गुहिलों की जो कुल देवी है उसका नाम है बाण माता। उनका क्या नाम है? बाण माता। गुहिलों की कुल देवी का क्या नाम है? बाण माता। जबकि इष्ट देवी का क्या नाम है? बरवड़ी या फिर अन्नपूर्ण माता, जिसका निर्माण किसने करवाया था? हमीर ने करवाया था। किसने करवाया था? हमीर ने करवाया था। तो आई होप आपको हमीर जो है वो समझ में आया होगा। हमीर के बाद में नेक्स्ट जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे महाराणा लाखा या फिर महाराणा लक्ष्य सिंह। महाराणा लाखा या फिर महाराणा लक्ष्य सिंह का जो टाइम पीरियड था वो था 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 से 1421 ईस्वी। महाराणा लाखा के समय एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जो जावर वाला क्षेत्र था, जावर वाले क्षेत्र के अंदर चांदी की खान प्राप्त हुई। चांदी की खान प्राप्त हुई। इसके अलावा महाराणा लाखा के समय उदयपुर की जो पिछोला झील है उसका निर्माण करवाया गया और इसी झील के पास में एक नटनी का चबूतरा स्थित है। महाराणा लाखा के समय एक इंपॉर्टेंट चीज और हुई कि जो कुंभा हाड़ा था वो नकली बूंदी की किले की रक्षा करते हुए मारा गया। अब ये क्या चीज हुई भाई? चलो ये समझते हैं। तो हुआ क्या कि जो मेवाड़ था, मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? लाखा। और यहाँ पर एक बूंदी की राजकुमारी थी जिसकी शादी लाखा से हो रखी थी। इस बूंदी की राजकुमारी का एक भाई था जिसका नाम था कुंभा हाड़ा। जिसका क्या नाम था? कुंभा हाड़ा। ये जो कुंभा हाड़ा था जो कि राणा लाखा का साला था, ये मेवाड़ के अंदर रहता था और किन्हीं कारणों से महाराणा लाखा जो है वो बूंदी के किले को जीतना चाहते थे। पर अब अपनी शादी वहां हो रखी है तो इन्होंने डायरेक्टली बूंदी के किले के ऊपर तो अटैक किया नहीं। इन्होंने मेवाड़ के अंदर ही बूंदी के जैसा एक हूबहू नकली बूंदी का किला बनाया और कहा कि अगर मैं इस बूंदी को किले को जीत लूंगा तो मेरी जो है इच्छा शांत हो जाएगी।
लेकिन ये जो कुंभाहाड़ा था, जो कि बूंदी का था, और इसने कहा कि नहीं, मैं नकली बूंदी के किले को भी आपको नहीं जीतने दूंगा। और नकली की बूंदी के किले के लिए भी जो है ये महाराणा लाखा से लड़ गया, और लड़ते लड़ते जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो एक बस छोटा सा फैक्ट है कि किसके समय जो है वो कुंभाहाड़ा नकली बूंदी के किले की रक्षा करता हुआ मारा गया था। तो किसके समय मारा गया था? राणा लाखा के समय। अब एक छोटी सी चीज देखो यहाँ पे हमें समझना है कि मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश है, और गुहिल वंश के राणा लाखा का शासन है। और उस समय मारवाड़, जो कि मेवाड़ के पास वाला क्षेत्र था, वहां का जो शासक था उसका नाम था चुंडा। उसका क्या नाम था? चुंडा। चुंडा की एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई, और एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल। तो मेवाड़ में कौन है? राणा लाखा। और मारवाड़ का शासक कौन है? चुंडा। राणा लाखा का भी एक पुत्र था जिसका भी नाम क्या था? चुंडा। जिसका भी नाम क्या था? चुंडा। अब राणा लाखा की शादी मारवाड़ का ये जो चुंडा है, इसकी ये जो पुत्री है हंसाबाई, इसके साथ तय की गई। इसके साथ क्या की गई? तय की गई। और जब इसके साथ तय की गई राणा लाखा की शादी, तो ये शर्त रखी गई कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का क्या होगा? अगला शासक होगा। अब आप सोचो, कायदे से शासक किसको होना चाहिए? तो कायदे से शासक होना चाहिए चुंडा को, जो कि राणा लाखा का बड़ा पुत्र है। लेकिन चुंडा अपने पिता के लिए यहाँ पर एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं, मेरे पापा की शादी इनसे करवा दो, और ये इनका जो पुत्र होगा वही अगला शासक बनेगा, और मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण ये जो चुंडा है, इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म। तो हुआ भी ऐसा ही। हंसाबाई और ये जो राणा लाखा थे, इनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम था मोकल, जो कि अगला क्या बना? मेवाड़ का शासक बना। और चुंडा ने अपने प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए वो मेवाड़ का शासक नहीं बना। चूंकि चुंडा ने इतना त्याग किया, इसके लिए चुंडा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। वो विशेष अधिकार कौन कौन से थे? तो उस समय मेवाड़ के अंदर 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। कितने थे? 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। इन 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 दिए गए चुंडा को। 4 किसको दिए गए? चुंडा को। इन 4 ठिकानों में से जो सलूम्बर है वह भी क्या था? एक ठिकाना था, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ठिकाना था। क्यों? क्योंकि यह उदयपुर के 16 ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना था। दूसरा विशेषाधिकार ये दिया गया कि जब भी मेवाड़ के राजा का राज तिलक होगा, तो राज तिलक जो है वो सलूम्बर का सामंत करेगा। राज तिलक कौन करेगा? सलूम्बर का सामंत करेगा। तीसरा विशेषाधिकार दिया गया कि मेवाड़ की सेना का जो सेनापति है वो सलूम्बर का सामंत रहेगा। चौथा विशेषाधिकार दिया गया कि मेवाड़ के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे उन पर राजा के साथ साथ सलूम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। राजा के साथ साथ सलूम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। अगला विशेषाधिकार ये दिया गया कि जब मेवाड़ का राणा अनुपस्थित रहेगा, मेवाड़ का राजा अनुपस्थित रहेगा, तो उस समय राजधानी संभालने की जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी? तो सलूम्बर के सामंत की रहेगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि मेवाड़ के राणा लाखा की शादी हुई मारवाड़ की चुंडा की पुत्री हंसाबाई से, और यह शर्त रखी गई कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। इसके लिए मेवाड़ के राणा लाखा के पुत्र चुंडा ने एक प्रतिज्ञा करी, भीष्म प्रतिज्ञा, कि मैं कभी भी जो है वो शासक नहीं बनूंगा। इसके बदले में उसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए। कौन कौन से विशेषाधिकार थे? तो 16 बड़े ठिकानों में से 4 बड़े जो ठिकाने दिए गए, जिसमें से एक सलूम्बर भी था जो कि सबसे बड़ा ठिकाना था। मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा, मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, सलूम्बर का सामंत जो होगा वो मेवाड़ के राणा की अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा और इंपॉर्टेंट दस्तावेजों के ऊपर हस्ताक्षर करेगा। ये कुछ विशेषाधिकार थे जो किसको दिए गए थे? चुंडा को या फिर सलूम्बर के सामंत को। तो अगला जो हम शासक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम मोकल। वह हम क्या पढ़ेंगे? मोकल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लाखा और चुंडा की जो पुत्री थी हंसाबाई, इसकी शादी हुई और इनके पुत्र हुआ मोकल। हंसाबाई का एक भाई भी था जिसका नाम था रणमल। लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम था चुंडा। ये चुंडा अगला शासक नहीं बना क्योंकि इसने क्या करी? भीष्म प्रतिज्ञा। और अगला शासक कौन बनेगा? मोकल। अब देखो, मोकल जब शासक बना तो ये बहुत छोटा था। ये क्या था? छोटा था या फिर वयस्क नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये संपूर्ण अपने विवेक से तो शासन चला नहीं सकता। तो इसका संरक्षक बनाना पड़ेगा, इसका गार्जियन बनाना पड़ेगा जो इसके बिहाफ पे क्या कर सके? शासन चला सके।
तो स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ कि चुंडा को शासक बनाया गया, चुंडा को क्या किया गया, प्रशासक बनाया गया। भाई नाम तो किसका रहेगा, मोकल का। राजा कौन है, मोकल, लेकिन इसका संरक्षक कौन है, चुंडा। लेकिन अब आप एक बात बताओ कि जिन्होंने शादी करते समय ये शर्त रखी थी कि भाई आपका बेटा शासक नहीं बनेगा, क्या वो चुंडा के ऊपर भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि मोकल अगला शासक तो बन गया और उसका संरक्षक भी चुंडा को बना दिया गया। लेकिन हंसाबाई जो है वो अविश्वास करती थी, हंसाबाई को डर सताता था कि ये मोकल को हटा करके शासक बना देगा। तो हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा जो है वो मेवाड़ छोड़ देता है और मेवाड़ छोड़ करके मालवा चला जाता है। मालवा का उस समय जो सुल्तान था उसका नाम था होशंग शाह है। क्या नाम था, होशंग शाह है। और इस होशंग शाह के पास जाके ये जो चुंडा है ये शरण ले लेता है, वहां जाकर रुक जाता है। तो चुंडा के जाने के बाद में हंसाबाई का जो भाई था जिसका नाम था रणमल, उसको अगला मोकल का संरक्षक बनाया गया। तो ये तो बात हुई मोकल के संरक्षक की। अब हम समझते हैं कि मोकल ने क्या क्या काम करवाया। तो मोगल का जो टाइम पीरियड है वह लगभग 1421 से 1433 ईस्वी के बीच में था। मोकल ने एक तो क्या काम करवाया, एकलिंग जी का जो मंदिर था नागदा के अंदर उसका परकोटा का निर्माण करवाया। उसका क्या करवाया, परकोटा या फिर चार दीवारी का निर्माण करवाया। यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद करो कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। और इसके चारों ओर परकोटे का निर्माण कौन करवा रहा है, तो परकोटे का निर्माण करवा रहा है मोकल। परकोटे का निर्माण कौन करवा रहा है, मोकल। दूसरा क्या करवाया मोकल ने, चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर था जिसका नाम था समिदेश्वर मंदिर। क्या था, समिदेश्वर मंदिर। मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पहले यह जो मंदिर है यह त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से। और इस त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण भोज परमार ने करवाया था। किसने करवाया था, भोज परमार ने। अच्छा, और क्या करवाया मोकल ने, तो मोकल ने चित्तौड़ के अंदर द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो कि विष्णु जी का मंदिर है, और यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण करवाया। इसके अलावा मोकल ने अपनी एक रानी थी जो कि बाघेला वंश की थी जिसका नाम था रानी गौराम्बिका। क्या नाम था, रानी गौराम्बिका। इस रानी गौराम्बिका के लिए एक बावड़ी का निर्माण करवाया जिसका क्या नाम था, श्रृंगी ऋषि बावड़ी। क्या नाम था, श्रृंगी ऋषि बावड़ी। एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। और इन श्रृंगी ऋषि का जो स्थान था उसके स्थान पर गौराम्बिका ने मुक्ति के लिए या फिर स्वर्ग स्वर्ग प्राप्ति के लिए यहाँ पर बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसके अलावा महाराणा मुकल ने अपने भाई भाग सिंह के नाम पर एक बाघेला तालाब का निर्माण करवाया। क्या निर्माण करवाया, बाघेला तालाब का निर्माण करवाया। फिर क्या हुआ कि लगभग 1433 ईस्वी में गुजरात का जो शासक था जिसका नाम था अहमद शाह, अहमद शाह मेवाड़ के ऊपर अटैक कर देता है। और अहमद शाह ने जब मेवाड़ के ऊपर अटैक किया उसी समय मोकल के चाचा थे जिसका नाम था मेरा और महपा पंवार। मेरा और महपा पंवार, ये मेरा और महपा पंवार धोखे से जो राजसमंद का जो जीलवाड़ा नामक स्थान है वहां पर मोकल की हत्या कर देते हैं। तो मोकल के बारे में एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। मोकल जो है वो लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। प्रथम संरक्षक इसका चुंडा था, लेकिन हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा होशंग शाह चला गया मालवा के शासक के पास। मोकल का जो दूसरा संरक्षक था वो रणमल था। अब मोकल ने क्या क्या काम करवाया, तो एक तो एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो है बप्पा रावल ने बनवाया था। दूसरा मंदिर जो इसने बनवाया वो बनवाया समिदेश्वर। बेसिकली इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसका ओरिजिनल नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था जिसका निर्माण भोज परमार ने करवाया। तो दो तो अपने पास क्या हो गए, मंदिर। इसके अलावा तीन अपने पास, एक मंदिर और था पर उस मंदिर के साथ झील भी था। तीन बेसिकली इसने तालाब का निर्माण करवाया। तो एक तो इसने जलाशय सहित द्वारिकानाथ विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसने श्रृंगी ऋषि बावड़ी का निर्माण करवाया। ये जो श्रृंगी ऋषि बावड़ी है ये इसने अपनी रानी गौराम्बिका के लिए निर्माण करवाया। अपने भाई भाग सिंह के लिए बाघेला तालाब का निर्माण करवाया। और इसकी जो मृत्यु है वो 1433 ईस्वी के अंदर जीलवाड़ा राजसमंद में हो गई। इसी के चाचा जिसका नाम था मेरा और महपा पवार, इन्होंने इनकी हत्या कर दी। क्यों करी, क्योंकि अहमद शाह जो कि गुजरात का शासक था उसने अटैक कर दिया था। तो मोकल के बारे में हमें जो मैक्सिमम जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है श्रृंगी ऋषि अभिलेख से। श्रृंगी ऋषि अभिलेख कहाँ है, तो श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख है ये श्रृंगी ऋषि बावड़ी के पास स्थित है जो कि एकलिंग जी के पास स्थित है।
तो श्रृंगेरी अभिलेख जो है 1428 ईस्वी का अभिलेख है, मोकल के समय का अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह जो अभिलेख है, इस अभिलेख की जो रचयिता थे वो थे कविराज वाणी विलास योगीश्वर। कौन थे? कविराज वाणी विलास योगीश्वर। और इस अभिलेख को जो उत्कीर्णक था, जो खोदने वाला था, उसका नाम था फना। उसका क्या नाम था? फना। ये जो श्रृंगेरी अभिलेख है, ये हमने देखा कि 1428 ईस्वी का मोकल का समय का अभिलेख है। इससे हमें एक तो मोकल की जो बाघेला वंश की रानी थी गौराम्बिका, उसकी जानकारी मिलती है। और यह जानकारी मिलती है कि गौराम्बिका के लिए इसने यहाँ पे श्रृंगी ऋषि कुंड का निर्माण करवाया, जो कि इसके गुरु त्रिलोचन की आज्ञा से करवाया। इसके अलावा हमें मेवाड़ के जो हमीर से लगा करके मोकल तक के जो शासक है, उन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि हमीर ने झीलवाड़ा, ईडर, पालनपुर इन इलाकों को जीत लिया था और यहाँ के भीलों को हराया था। इसके अलावा हमीर से जो पहले के शासक थे क्षेत्र सिंह ने मालवा के प्रतापी शासक अमीन शाह को हरा दिया था। क्षेत्र सिंह के अलावा चित्तौड़ के मोकल से पहले के शासक लक्ष्य सिंह ने काशी तथा प्रयाग और गया को कर मुक्त करवाया था। इसके अलावा हमें मोकल की यह भी जानकारी मिलती है कि मोकर ने नागौर के फिरोज खान और गुजरात के अहमद शाह को हरा दिया था। इसके अलावा एकलिंग जी मंदिर, उसकी चार दीवारी का निर्माण करवाया। और मोकल ने जो है वो मंदिरों को टोटल 25 तुलादान दिए। इन तुलादान में से एक तुलादान उसने पुष्कर के वराह मंदिर को भी दिया था। पुष्कर के वराह मंदिर को भी दिया था। तो अगर श्रृंगेरी अभिलेख के बारे में आपसे कोई पूछ ले तो जो इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी को याद रखनी है वो एक बार मैं क्विक वापस रिवीजन करवा देता हूँ। श्रृंगेरी अभिलेख 1428 ईस्वी का मोकल के समय का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का अभिलेख है। इस अभिलेख की रचना कविराजा वाणी विलास योगीश्वर ने की थी एवं इसको खोदने का या फिर उत्कीर्ण करने का काम फना ने किया था। इससे हमें मोकल की बाघेला वंश की रानी गौराम्बिका की जानकारी प्राप्त होती है। और यह जानकारी प्राप्त होती है कि इसने अपनी रानी के लिए यहाँ पर श्रृंगेरी बावड़ी का निर्माण करवाया। इससे हमें हमीर के जो प्रमुख, जो क्या कहते हैं उसको, युद्ध थे या फिर प्रमुख इसके अभियान थे, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसने झीलवाड़ा, राजसमंद, ईडर, गुजरात और पालनपुर के भीलों को हराया। इससे पहले क्षेत्र सिंह ने मालवा के प्रतापी शासक अमीन शाह को हराया और लक्ष्य सिंह के ने तो जो है वो काशी, प्रयाग और गया को करमुक्त कर दिया था। इससे हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुगल ने नागौर के फिरोज खान और गुजरात के अहमद शाह, जो कि मुस्लिम शासक थे, इनको हराया। मुगल ने एकलिंग जी मंदिर की चार दीवारी का निर्माण करवाया और मुगल ने कुल 25 तुलादान दिए, जिसमें से एक तुलादान इसने पुष्कर के वराह मंदिर को भी जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे।